नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश मास्टर क्लासेस में। तो ट्रेनीज, जैसा कि आप लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने अपनी एक खास प्लेलिस्ट मास्टर क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो ये उसी कड़ी का आज पार्ट 2 है। ठीक, वैसे तो आपको पूरे यूट्यूब में कई सारा स्टडी मटेरियल मिल रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू को, मगर जो हमारी मास्टर क्लास प्लेलिस्ट में आपको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जो डीजीटी ने पहले पूछा जा चुके क्वेश्चन हैं फर्स्ट ईयर के, उनको कवर करता है। तो उसी कड़ी में आज जो हम आपके लिए पेपर लाए हुए हैं, ये जो आईटीआई के एग्जाम पहले जब सेमेस्टर सिस्टम चलता था तब भी आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग में एमसीक्यू ही आया करते थे। ठीक है, तो उस समय क्या था, एमसीक्यू आते थे, 25 क्वेश्चन आते थे, 75 नंबर का पेपर होता था। ठीक, तो हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को। हो सकता है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाएं, और आपको यहाँ से एक फ़ायदा और होगा, आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो लेवल है, किस तरह के एमसीक्यू डीजीटी पूछता है, उनका उसका ज्ञान होगा। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे मिल जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो किन के लिए है? फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। जितने भी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टन्नर, मशीनिस्ट और भी सारी जो आईटी की ट्रेड्स हैं, उन सभी के लिए लाभकारी है। ठीक है, मुझे इस बात का ज्ञात है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो अब फर्स्ट ईयर का सिलेबस कॉमन नहीं रहा है। कुछ टॉपिक फिटर से हटे हैं, कुछ टॉपिक इलेक्ट्रीशियन से हटे हैं, मगर ये जो वीडियो है ये ओवरऑल टॉपिक के हिसाब से बनी हुई है, क्योंकि उस समय भी 2018 में जब ये पेपर लिया गया था, उस समय भी पेपर क्या है, सिलेबस है, कॉमन हुआ करता था। ठीक है, तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो टॉपिक आपके हट गए हैं उसको मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा, और फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी भी आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही जो पूरा पेपर है आपको इंग्लिश में दिखेगा, मगर मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आप जो हिंदी मीडियम के छात्र हमको देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको भी पूरे के पूरे क्वेश्चन समझने में आए। ठीक है, और हमेशा की तरह एक क्वेश्चन से ही कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम ले लें जिससे आपको कम से कम पढ़ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको हमारी चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारी इस वीडियोस को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है द प्लेन स्केल रिप्रेजेंट्स डैश यूनिट। ये जो आपका ये वाला टॉपिक है, एक चैप्टर हुआ करता था स्केल्स, उससे है। ठीक है, तो स्केल आई थिंक फिटर में, तो फिटर फर्स्ट ईयर में स्केल नहीं है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में भी स्केल टॉपिक नहीं है, मगर अगर किसी ट्रेड में है तो वो इस क्वेश्चन को देखें। तो जो प्लेन स्केल हमारा होता है ये 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बाद जब हम डायगोनल स्केल बनाते हैं, ठीक है, जब हम डायगोनल स्केल बनाते हैं तब वो हमारी 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन बी 2 इज द राइट आंसर। तो जो हमारा प्लेन स्केल होता है 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगले क्वेश्चन में कहता है BIS स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन बी बुक ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी बिजनेस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो BIS की फुल फॉर्म क्या होती है? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। द एज ऑफ द बेस ऑन विच टी स्क्वायर इज मेड टू स्लाइड इज कॉल्ड इट्स। ऑप्शन ए वर्किंग एज, ऑप्शन बी स्ट्रेट एज, ऑप्शन सी चिजल एज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। टी स्क्वायर को क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जैसा हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है, इसमें इस तरह से हम टी स्क्वायर को स्लाइड कराते हैं। हमारा टी स्क्वायर लग गया, ये ड्राइंग बोर्ड हो गया, और ये हमारा टी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे मूव कराते हैं टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड में, और यहाँ पे लाइनें बनाने के काम आता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो टी स्क्वायर है ये कहाँ पे स्लाइड करता है। तो जो टी स्क्वायर होता है इसके लिए ड्राइंग बोर्ड में इस तरह की एक हल्का सा एक लेयर निकली रहती है बाहर को। ठीक है, हल्की सी लकड़ी बाहर निकली रहती है जिसके ऊपर हम टी स्क्वायर को लगाते हैं। इसको हम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज। ठीक है, या तो वर्किंग एज कहेंगे, कई जगह इसको एबोनी एज भी लिखा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, तो जो हमारा टी स्क्वायर होता है ये ड्राइंग बोर्ड की एबोनी या वर्किंग एज में मूवमेंट करता है ऊपर नीचे। अगले क्वेश्चन में कहता है
प्रिंसिपल्स ऑफ फोल्डिंग और ड्राइंग प्रिंट्स आर लेड डाउन इन IS डैश इन इंडिया। आपको ध्यान होगा जब हम ड्राइंग बोर्ड्स में एक चैप्टर आता है लेआउट और ड्राइंग शीट्स, उसमें हम ड्राइंग शीट जो होती है उनको फोल्ड करना सीखते हैं। तो ये कहता है कि जो ड्राइंग शीट्स हैं उनको फोल्ड करना इंडियन स्टैंडर्ड्स के कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए कहता है 111665 1985, 1164 1984, 1169 1986। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो प्रिंसिपल ऑफ फोल्डिंग और ड्राइंग प्रिंट्स है ये इंडियन स्टैंडर्ड्स 1164 1986 में लिखा हुआ है। ठीक है, 1164 1986 में लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी कंट्री के। ठीक है, कि कोई काम किस तरह से किया जाएगा, कि ऐसे अगर हमको ड्राइंग शीट फोल्ड करनी है तो पूरे देश में एक ही जैसा नियम लागू हो, सब एक ही तरह से ड्राइंग शीट्स को फोल्ड करें। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट बनाती है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड्स में लिखा गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के 1164 1986 के कॉलम में आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन में पूछता है सेक्शनल एरिया इज शोन बाय हैचिंग लाइंस विच आर जनरली इंक्लाइंड एट। ठीक है, ये सेक्शनिंग करके एक चैप्टर आता है उससे है, ये आपका लाइंस वाले चैप्टर में भी इंक्लूड हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो हम इस तरह से लाइनें बनाते हैं कुछ, जिन्हें हम सेक्शनिंग लाइंस बोलते हैं, इनको हैचिंग लाइंस भी बोलते हैं। तो इनका एंगल कितना होता है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हम हैचिंग करते हैं तो एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो हमारी सेक्शनल, आपसे चाहे सेक्शनिंग लाइंस पूछे या हैचिंग लाइंस पूछे तो हमेशा इसको टिक करेगा, 45 डिग्री में हमारी सेक्शनिंग या फिर हैचिंग लाइंस बनती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोलता है इन ड्राइंग बोर्ड्स द सॉ कॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड टू कंपनसेट डैश एंड डैश। जो हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है उसके पीछे आप देखेंगे ना, 100 कट्स होते हैं। जैसे ड्राइंग बोर्ड है तो यहाँ पे इस तरह से कट बना होता है। तो आपसे पूछ रहा है ये क्यों बनाते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है हॉगिंग सैगिंग के लिए, ऑप्शन बी बेंडिंग शेयरिंग के लिए, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो जो हम ड्राइंग बोर्ड में सॉकेट्स बनाते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना और एक्सपांशन का मतलब होता है फैलना। ये सब क्यों होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट का, जो हमारा क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, जो इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे आता है। जैसे गर्मियों में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, फैलता है। ठीक है, और जब जब ठंड पड़ती है उस पर टेम्परेचर बहुत कम होता है तो सिकुड़ता है। तो इससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के लिए उसमें 100 कट्स दिए जाते हैं। यही कट्स आपने जो हमारा रेल लाइंस होती हैं उनमें भी आपने देखा होगा, इस तरह से बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन के लिए। ठीक है, वही रीज़न यहाँ पे भी है। अगले क्वेश्चन में कहता है साइज D1 ऑफ द ड्राइंग बोर्ड रेफर्स टू। मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा, एक वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे आपको ड्राइंग बोर्ड का साइज, टी स्क्वायर का साइज और जो हमारी शीट्स होती हैं उनका साइज याद करने की ट्रिक बताऊँ। फिलहाल इसमें आपसे पूछा है कि जो D1 ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज क्या होता है। तो जो हमारा D1 ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज ये होता है 1000 × 700 × 25। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जो ऑप्शन ए है 1500 × 1000 × 25, ये हमारा D0 होता है। ठीक है, जो 700 × 500 × 15 है ये हमारा D2 होता है, और 500 × 350 × 15 जो है ये हमारा D3 ड्राइंग बोर्ड होता है। ठीक है, जैसे आप अगर कहीं मार्केट में कोई ड्राइंग बोर्ड खरीदने गए तो आप उससे बोल सकते हैं कि हमको D0 साइज का चाहिए, हमको D1 साइज का चाहिए। ठीक है, तो ये ड्राइंग बोर्ड इस तरह से हम स्पेसिफाई करते हैं। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड बेसिकली इस तरह का एक लकड़ी का पट्टा होता है जिसके ऊपर हम इस तरह से ड्राइंग शीट रख के ड्राइंग बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2H पेंसिल इज हार्डर देन। जो हमारी 2H पेंसिल होगी ये किससे हार्डर होगी। जिसको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करें। ऑप्शन ए 3H, ऑप्शन बी 4H, ऑप्शन सी H या फिर 6H। आपको बताना है जो हमारी 2H पेंसिल है इनमें से किससे ज़्यादा हार्ड होगी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेंसिल वाला, ये आपसे पूछने की बहुत संभावना है कि इस तरह से एक नंबर लाइन टाइप की आपको अपनी बुक में मिलेगी जहाँ पे एक तरफ हमारा H रहता है, ठीक है, हार्डनेस जो बताता है पेंसिल की, और एक तरफ हमारा B रहता है और बीच में रहता है HB। तो जैसे ही आप HB के इधर जाएंगे तो आएगा B, 2B, 3B, इसी तरह से कर करके ये हमारा रहता है 7B तक। ठीक है, और उसी तरह से अब इधर को हम जाते हैं तो H, 2H, 3H,
और ऐसे कर करके 4H 5H 6H 7H करके ये जाता है हमारा 9H तक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैंने कल भी जो पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था, एच का मतलब है हार्डनेस। इसका मतलब आप जितना एच में आगे जाएंगे तो उतनी पेंसिल आपकी हार्ड होगी। अगर पेंसिल हार्ड होगी तो वो उतना कम घिसेगी और उतना लाइट चलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। एच बी मीडियम पेंसिल होती है, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। बी वाली जो आपकी पेंसिल होगी, बी का मतलब होता है बोल्ड। ठीक है, बी का मतलब है आपका सॉफ्टनेस की तरफ ये बढ़ती जाएगी। उतनी पेंसिल आपकी सॉफ्ट होगी तो गाढ़ा लिखेगी, जल्दी घिसेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे एच है, 2H है, 3H है, तो आपकी जो 3H वाली पेंसिल होगी ये ज़्यादा हार्ड होगी 2H और H से। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे 9H में चले गए तो 9H की आपकी पेंसिल हार्डेस्ट होगी। ठीक है, चाहे आप 7H लिए, 8H लें, कोई भी लें, तो जैसे जैसे आपके एच के नंबर बढ़ते जाते हैं पेंसिल आपकी हार्ड होती जाती है। उसी तरह से अगर आप बी में जितना आगे बढ़ेंगे, जैसे बी, 2B, 3B, 4B, तो अगर 4B की जो आपकी पेंसिल होगी ये आपकी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। किससे? बी से, HB से, 2B से। तो जितना नंबर उसका बढ़ेगा उतना सॉफ्टनेस या हार्डनेस बढ़ती जाती है। तो बहरहाल अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2H पेंसिल इज हार्डर देन, जो हमारी 2H पेंसिल होगी किससे ज़्यादा हार्ड होगी। तो देखिए, तो हमारी 2H की पेंसिल होगी वो किससे ज़्यादा हार्ड होगी? H से। अगर इनको हार्डनेस के हम कोई ऑर्डर में लगाएं तो इनका ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा हार्ड होगी इसमें 6H, फिर उसके बाद आएगी 4H, फिर आएगी 3H, फिर आएगी H। ठीक है, तो ये घटता हुआ क्रमांक हो गया हार्डनेस का। अगले क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज यूज टू ड्रॉ ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन सी इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम केवल हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई क्षैतिज रेखाएं। तो इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है केवल हमारी क्षैतिज रेखाएं बना सकता है? पहला ऑप्शन है टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, स्टील रूल या फिर सेट स्क्वायर। ठीक, तो आपको पता होगा कि जो हमारा टी स्क्वायर होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले ड्राइंग बोर्ड में आपको लगा हुआ दिखाया था, इस तरह से लगाते हैं, ये केवल और केवल क्षैतिज रेखाएं बना सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो टी स्क्वायर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इससे पहले जो मैंने पेपर सॉल्व किया था, ठीक है, जनवरी 2018, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट था। ये वाला हो गया पेंसिल वाला, ड्राइंग बोर्ड, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेडली DGT ने पूछे हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से देखें। अगले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फिक्स ड्राइंग शीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड। जब हम ड्राइंग बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर सारे क्वेश्चन हैं, जब हम ड्राइंग बोर्ड का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? इस तरह से ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं। ठीक, अब ये ड्राइंग शीट ऐसे तो फिक्स होगी नहीं, ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी, तो उसको चिपकाने के हम क्या करते हैं? या तो टेप लगाते हैं या फिर इसमें ड्राइंग पिन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ड्राइंग पिन्स। तो ड्राइंग पिन्स का हम उपयोग करते हैं ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में फिक्स करने के लिए। थंबनेल का मतलब क्या होता है? कील होता है, तो कभी भी कील नहीं लगाएंगे आप ड्राइंग बोर्ड में, ड्राइंग बोर्ड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पिन्स का उपयोग करते हैं। नॉर्मली वुडन पेंसिल्स आर डैश इन क्रॉस सेक्शन। जो हमारी पेंसिल होता है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? जैसे आपकी पेंसिल है, ठीक है, अगर आप पेंसिल को बीच में से काट के उसको देखेंगे इस तरह से आगे से, तो आपको क्या शेप दिखेगा? तो आपके पास अगर पेंसिल, उसको गौर से देखिए, आपको एक हेक्सागन दिखेगा। हेक्सागन मतलब षटभुजाकार, इस तरह से आपकी पेंसिल का शेप होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पेंसिल होता है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हेक्सागन होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर आपने पेंसिल बीच में से तोड़ी और उसको देखा सामने से कि क्या शेप है, तो ये हेक्सागन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं काट, प्रक्षेप, क्षेत्रफल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंसिल का हमारा क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हेक्सागन शेप होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस ऑफ वुड पेंसिल इज यूज फॉर स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, जैसे हमारी कोई पेंसिल होती है, इस तरह से इसकी नोक होती है आगे पे, ठीक है, जैसे ये हमारी कोई पेंसिल है, इसमें इस तरह से क्या होती है? नोक होती है। तो ये नोक भी अलग अलग शेप की बनती है। ठीक है, जैसे ये अभी एक शेप है, इसी तरह से जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इस तरह का शेप होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, अगर आपको कोई पेंसिल से सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप पेंसिल का जो आपका शेप है क्या यूज़ करेंगे? एक शेप ये भी होता है, जैसे चिजल एज जो बोलते हैं इसको कोनिकल एज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ स्ट्रेट लाइंस खींचनी है तो पेंसिल का हम शेप क्या रखते हैं? कोनिकल रखते हैं।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, कोनिकल विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ। ठीक, ये लाइंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं कौन सी, जो इस तरह से हम बनाते हैं, और वर्टिकल रेखाएं कौन सी, ऊर्ध्वाधर या फिर खड़ी रेखाएं जिसे हिंदी में कहते हैं, वो इस तरह से बनाती हैं। हमारी वर्टिकल रेखाएं हो गई, ऊर्ध्वाधर, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हो गई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं। तो आपसे बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो होती हैं वो किसके समानांतर बनाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है प्लम बॉब, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है इंक्लाइंड प्लेन, और ऑप्शन डी है स्टिल वाटर। प्लम बॉब क्या होता है, जिसे मिस्त्री लोगों के पास आपने देखा होगा, उसको हिंदी में सोल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से एक लट्टू यूज़ करते हैं मिस्त्री, जो राजमिस्त्री वगैरह होते हैं, दीवार सीधी बनाने के लिए इस तरह का एक लट्टू यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग प्लम बॉब कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो रेखाएं इस प्लम बॉब के समानांतर बनाई जाएंगी वे, या फिर जो पृथ्वी के समानांतर बनाई जाएंगी, या फिर जो कोई तिरछा प्लेन है उसके समानांतर बनाई जाएंगी, या फिर रुके हुए पानी के समानांतर बनाई जाएंगी। तो जो हमारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं किसके समानांतर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारा प्लम बॉब है, ठीक, तो इसके समानांतर जो रेखाएं बनेंगी ये होंगी, ये क्या होंगी, वर्टिकल रेखाएं। तो अगर आपसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं ये हमारा जो सोल होता है, प्लम बॉब होता है, इसके समानांतर बनती हैं, देखिए। ठीक है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं ये हमेशा पानी के रुके हुए सरफेस के समानांतर बनती हैं। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, अब तालाब का नीचे से शेप कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का है, ठीक है, या कोई बर्तन है। अब जो रुका हुआ पानी होता है हमेशा सीधा होता है, आपने गौर किया होगा, हमेशा सीधा रहेगा। तो जो इसके समानांतर रेखाएं बनती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, स्टिल वाटर। 13 का बी, स्टिल वाटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दैट ड्राइंग शीट इज सो फोल्डेड दैट डैश इज ऑलवेज ऑन द टॉप। जब हम ड्राइंग शीट को फोल्ड करते हैं तो उसके ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, जो उसकी टॉप साइड होती है उसमें हमेशा क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है साइड, बैक साइड, टाइटल ब्लॉक, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब भी हम ड्राइंग शीट को फोल्ड करें इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो टाइटल ब्लॉक है वो हमेशा ऊपर की तरफ हो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राइटिंग ऑफ टाइटल्स, नोट्स एक्सेट्रा ऑन अ ड्राइंग इज कॉल्ड। जब हम ड्राइंग में टाइटल, नोट्स, ठीक है, इस तरह की और चीज़ें लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लेटरिंग, ऑप्शन बी प्रिंटिंग, ऑप्शन सी गॉथिक लेटरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो ड्राइंग में हम टाइटल्स, नोट्स वगैरह एक्सेट्रा लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर राइटिंग बोलते हैं, फिर लेटरिंग, ये आपने लिखी होगी। 15 का ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 420 इंटू 594 विड्थ इंटू लेंथ mm साइज ड्राइंग शीट इज डेजिग्नेटेड एज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि आपको कैसे टी स्क्वायर, ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट का साइज रिमेंबर रखना है। इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो जो हमारा 420 इंटू 594 का जो साइज है ये हमारा कौन सा होता है, A2 साइज होता है। ठीक है, जो हमारा जो A0 साइज है वो होता है 841 इंटू 1189। जो 83 साइज हमारा होता है ये होता है 297 इंटू 420। जो हमारा A4 साइज होता है ये क्या होता है 210 इंटू 297। तो उसको याद कैसे करना है इसकी मैं एक ट्रिक आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो हमारा 420 इंटू 594 साइज है ये A2 साइज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द डैश लाइन शुड बी टर्मिनेटेड विद अ डॉट और एन एरो हेड। कौन सी लाइन को हम डॉट या फिर एरो हेड से समाप्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है सेंटर लाइन, ऑप्शन बी है लीडर लाइन, ऑप्शन सी है कटिंग प्लेन, ऑप्शन डी है हिडन एजेस। तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जिसकी समाप्ति डॉट या एरो पे होती है। तो अगर आपको सेंटर लाइन आपको याद होगी तो सेंटर लाइन इस तरह से बनती है, एक लॉन्ग डैश फिर डॉट, लॉन्ग डैश एक डॉट। ठीक है, जो हमारी कटिंग प्लेन लाइन है जैसे रिवेट्स वगैरह हम बनाते हैं तो इस तरह से उसको कट करके दिखाते हैं यहाँ पे कटिंग प्लेन लाइन को। ठीक है, और जो हमारी लीडर लाइन होती है वो किस तरह से बनती है, जैसे कोई डायमेंशन है हमको इस तरह से हमको डायमेंशन दिखानी है यहाँ पे, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं लीडर लाइन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपने गौर किया होगा हमारी लीडर लाइन होती है हमेशा इसमें एरो बना रहता है, या तो एरो होता है
या फिर इस तरह से डॉट लगा के इसको बनाते हैं और यहाँ पे इसमें लिख देते हैं जो भी लिखना होता है, जैसे 5 10 इंटू जो भी है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 17 का बी, लीडर लाइन इज द राइट आंसर। जो हमारी लीडर लाइन होती है हमेशा डॉट या फिर एरो हेड से समाप्त होती है। अगले क्वेश्चन में कहता है इन इंक्लाइंड लेटरिंग, आपने लेटर राइटिंग पढ़ा होगा, तो लेटर राइटिंग से क्वेश्चन है द स्टेम इज इंक्लाइंड डैश टू द लेफ्ट। ये पिछले जो मैंने इसका प्रीवियस पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आपने देखा होगा इसमें पूछा है कि जो तिरछा अक्षरांकन होता है उसमें एंगल क्या होता है लिफ्ट के साथ, ठीक है। तो जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, हम भी इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीधा अक्षरांकन। इसमें देखिए सीधा मैंने लिखने की कोशिश करी है, लिखा नहीं गया, मगर दोबारा लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया सीधा अक्षरांकन। और अगर इसी को हमने टेढ़े में लिख दिया, ज़्यादा टेढ़ा हो गया, अगर इसी को हमने थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया, जैसे ये सीधा अक्षरांकन हो गया, ये हमारा तिरछा अक्षरांकन हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ये जो एंगल होता है, दो एंगल बन रहे हैं ना इसमें, एक एंगल तो ये वाला है एंगल 1, और एक एंगल ये है जिसको मैं एंगल 2 कह रहा हूँ। तो इसमें आपको ध्यान रखना है हर बार कि कौन सा एंगल पूछ रहा है। अगर आपसे सिर्फ एंगल पूछा है, कोई लेफ्ट या राइट कुछ नहीं कहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 75 डिग्री होगा। ये हमारा 75 डिग्री होता है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना होता है, 15 डिग्री होता है। टोटल 90 डिग्री है, ठीक। अब 90 में इधर पे अगर 75 हो गया तो इधर पे कितना होगा, 15 डिग्री होगा। तो अभी इस केस में हमसे क्या पूछा है कि लेफ्ट के साथ कितना बना रहा है, तो लेफ्ट क्या है, ये है, तो लेफ्ट के साथ कितना बना रहा है, 15 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। अगर कुछ लेफ्ट राइट कुछ नहीं पूछा होता तो हम क्या बनाते हैं, 75 डिग्री। इसी तरह से कई बार ये भी पूछता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ये वाली रेखा, क्षैतिज रेखा, तो इसके साथ 75 डिग्री बना रहा है। और अगर वर्टिकल के साथ पूछेगा, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ, तो इससे कितना बना रहा है, 15 डिग्री का बना रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द साइज ऑफ द लेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स। जो हमारे लेटर का साइज होता है ये किससे डिस्क्राइब किया जाता है। तो आपको पता होगा जो हमारा लेटर का साइज है ये हमेशा हम क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई से डिस्क्राइब करते हैं, हाइट से डिस्क्राइब करते हैं। इसके हिसाब से लेटरिंग ए और लेटरिंग बी करके आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IS 1165/1985 द LHS साइड मार्जिन लाइन ऑफ अ ड्राइंग शीट फॉर क्लास वर्क शुड बी केप्ट एज डैश mm। जो हमारा IS का रिकमेंडेशन है, जैसे आपकी ड्राइंग शीट है, ठीक, और यहाँ पे आपको याद होगा हम इस तरह से इसमें बॉर्डर लाइंस बनाते हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि IS के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये जो गैप हमको छोड़ना होता है ये लेफ्ट से कितना होता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ये लेफ्ट से हम कितना छोड़ते हैं, 20 mm छोड़ते हैं। बाकी सब जगह से 10 mm, मगर लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना होता है, 20 mm छोड़ना होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहता है, ये फिर से स्केल वाले से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग डिस्टेंस ऑन ड्राइंग बट्टा डिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज। जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें डिस्टेंस ऑफ ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग की लंबाई बट्टे ऑब्जेक्ट की लंबाई को क्या कहते हैं, तो स्केल में आता है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। जिन बच्चों के जिन ट्रेड्स में स्केल टॉपिक है केवल एक क्वेश्चन उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर ट्रेड्स में जो स्केल्स है फर्स्ट ईयर में वो हट चुका है, अब नहीं है, पहले हुआ करता था, इसलिए क्वेश्चन तब का है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज जनरली यूज टू शो एरियाज ऑफ सेक्शंस, ठीक है। ये सेक्शनिंग चैप्टर करके आता है, उससे पूछा है अगर कहीं पे आपने कोई ऑब्जेक्ट को काटा है तो उसको हम दिखाते हैं सेक्शन से। तो सेक्शन में हम क्या करते हैं, इस तरह की लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, हैचिंग लाइंस बोलते हैं। तो जो सेक्शंस होते हैं हमारे, वहाँ पे हम हैचिंग लाइंस का यूज़ करते हैं जो 45 डिग्री में होती है, सब थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगला क्वेश्चन फिर से स्केल से पूछा है अ स्केल वेयर द रेशियो इज लार्जर देन 1:1 इट इज सेड टू बी। तो अगर हमारा स्केल में रेशियो 1:1 से ज़्यादा है तो उसको हम बोल देते हैं एनलार्ज स्केल, और अगर 1:1 ही है तो उसको बोलते हैं फुल स्केल, अगर 1:1 से कम है तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे 1:1 से ज़्यादा पूछा है तो इसका आंसर हो गया एनलार्ज स्केल। अगले क्वेश्चन में पूछता है द स्पेसिंग बिटवीन द सेक्शन लाइन शुड बी। जो हमारी सेक्शन लाइंस होती हैं इनके बीच स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे आपने शुरू में जो कन्वेंशंस वाला चैप्टर है उसमें भी सेक्शन लाइंस बनाई होंगी, जैसे कोई मेटल को दिखाना होता है तो इस तरह से दिखाते हैं,
ठीक है। तो आपसे पूछा है जो 2 लाइन्स होती हैं इनके बीच गैप कितना होना चाहिए, तो ये 2 से 3 mm होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है द सेक्शन लाइन्स आर इक्वली स्पेस्ड डैश लाइन। जो सेक्शन लाइन्स होती हैं ये किस तरह की लाइन्स होती है, लाइन्स वाले चैप्टर से पूछा है, वैसे सेक्शन वाले चैप्टर में भी आता है, मगर आपके उसमें लाइन्स वाले चैप्टर के अंतर्गत पूछ सकता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा जो हमारी सेक्शन लाइन्स होती हैं ये इक्वली स्पेस्ड थिन लाइन्स होती हैं, ठीक है, पतली रेखाएं होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने जुलाई 2018 में जो पेपर आया था फर्स्ट ईयर का वो डिस्कस करा। आपको कई सारे टॉपिक्स पता चले, कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पता चले जो डीजीटी खुद पहले पूछ चुका है और अब दोबारा पूछने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इस तरह की और भी वीडियोस आपको हमारी मास्टर क्लास में मिलेंगी और हम और भी ज़्यादा क्वालिटी का मटेरियल अपने चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।